हेलो एवरीवन। सो आई होप आपने लास्ट का लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप पहले लास्ट वीडियो लेक्चर 1 देख के आओ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है, फिर मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप जो भी लेक्चर देखो उस सीक्वेंस में देखो। लाइक लेक्चर अगर आप अभी देख रहे हो फर्स्ट टाइम में तो प्लीज़ लेक्चर 1 को देख के ही आना, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने बहुत कुछ बेसिक चीज़ें जो आगे चल के यूज़ आने वाली वो हमने सीखी थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब स्टार लगा लो, जितने भी स्टार लगाने हो इसमें बेटा, जितने भी स्टार लगाने हो सारे स्टार लगा लो, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है। तो लास्ट वीडियो के एंड में भी मैंने बात की थी आपसे किसकी, एक बात की थी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये पी ऑर्बिटल रहता है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इस वजह से जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, वीकर होते हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। ध्यान से देखिएगा, एक होता है बेटा परमानेंट, एक होता है बेटा परमानेंट और दूसरा परमानेंट, स्पेलिंग देख लेना यार, परमानेंट, और दूसरा होता है बेटा टेम्परेरी इफेक्ट। एक परमानेंट इफेक्ट होता है और दूसरा टेम्परेरी इफेक्ट, स्पेलिंग का देख लेना, टेम्परेरी एंड परमानेंट इफेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, जैसे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं और एक स्टूडेंट वो होते हैं जो लाइक कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसा देख लिया, कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया या देख लिया तो उस दिन बहुत मोटिवेट हो गए। तो ध्यान से देखिएगा, जो सीरियस या सिंसियर स्टूडेंट जैसे शायद आप ही हो, है ना, तो अगर आप सीरियस या सिंसियर हो तो बहुत अच्छी बात हो। बट कई बार ऐसा क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कोई ऐसा बच्चा है, सपोज वो दिन भर मस्ती कर रहा है, इधर उधर काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मूवी देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, कुछ भी इधर उधर टाइम पास कर रहा है, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा। बट अगर उसी के फादर आ जाएं तो क्या आपको क्या लगता है, वो पढ़ने बैठ जाएगा? मतलब फादर एक आने की वजह से वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और जैसे ही फादर चले गए, रूम के बाहर चले गए, उसके बाद वापस से वो मोबाइल चलाने लग रहा है। तो मतलब किसी के आने की वजह से उस पर जो अफेक्ट पड़ रहा है, मतलब उसके फादर के आने की वजह से उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इफेक्ट कैसा है, टेम्परेरी है। बट एक सिंसियर स्टूडेंट है जो स्टूडियस है, वो अपने आप से पढ़ता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो इफेक्ट उस पर ऑटोमेटिक जो भी वो पढ़ाई कर रहा है तो वो एक परमानेंट इफेक्ट है। बट टेम्परेरी इफेक्ट क्या है कि उसके फादर आ गए, फादर आने की वजह से वो कॉपी खोल लिया, बुक पढ़ रहा है, तो वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो सबसे पहला जो आता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद आता है बेटा रेजोनेंस, उसके बाद आता है रेजोनेंस इफेक्ट, या सिर्फ रेजोनेंस बोल दो, ठीक है, रेजोनेंस। और तीसरा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा कौन सा होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और यही चीज टेम्परेरी में दो टाइप के इफेक्ट होते हैं बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंडक्टोमेट्रिक। इंडक्टोमेट्रिक। अच्छा देखो, इंडक्टिव इफेक्ट आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट है, और फिर है रेजोनेंस, वो हम बाद में देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी बाद में देखेंगे। बट मैं थोड़ा सा इनके टेम्परेरी में बात करता हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोमेरिक में क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये बेटा क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा कोई एल्कीन है क्या? अरे यस और नो, हाँ ना बोलते रहना है ताकि पता चलता रहे। RCH डबल बॉन्ड CH2, तो सपोज मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, R ये कार्बन। बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था, ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, दो p ऑर्बिटल होते हैं, प्योर p ऑर्बिटल, जिसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन होगा जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड, फिर कार्बन ये, और यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे बेटा, यही क्या कर रहे होंगे, इन्हीं की ओवरलैपिंग होती है ना।
अब ध्यान से देखिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्लाइटली थोड़ा सा क्या होंगे, फ्री होंगे। क्या होंगे, स्लाइटली थोड़ा सा फ्री होंगे। क्यों, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग जो है वो अच्छी ओवरलैपिंग तो हुई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली से फ्री हो गया। तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के बारे में। अगर थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो अपना किसी को दे सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बेटा तो याद रखिएगा वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अभी ये सिस्टम ऐसा बैठा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन इस सिस्टम में बेटा मैं क्या डाल दूं, एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या डाल दूं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी। तो अब ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, पहले ये चुपचाप से, अब एल्कीन थी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना कोई चार्ज, कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डाला तो ये वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े से फ्री थे, तो इन्होंने सोचा यार चलो कुछ नहीं कुछ, अपन तो अच्छे से बॉन्ड अच्छी ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, तो इससे बढ़िया क्या करते, अपन इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देते। तो ध्यान से देखिएगा, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आने की वजह से मॉलिक्यूल पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उस इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्या बनेगा, अब सपोज ये क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया तो क्या बनेगा, RCH। अब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी दे दी तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाएगा। एक केस तो ये बन सकता था पहला, और दूसरा केस क्या बन सकता था बेटा, कि बीच में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए और बाद में इधर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी, दोनों मैंने ड्रॉ कर दी। कौन सी बनेगी ये आगे चल के हम सीखेंगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दैट मीन किसी इलेक्ट्रोफाइल के आ जाने की वजह से जो एल्कीन पे जो इफेक्ट पड़ता है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी कुछ लिखना नहीं इसमें, ये ठीक है। अगला जो बात करते हैं इंडक्टोमेरिक, किसकी बात करते हैं, इंडक्टोमेरिक। सपोज ये है बेटा मेरा यहां लिख रहा हूं मैं CH3Cl, तो ये मॉलिक्यूल है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप से बैठा है। लेकिन जैसे यहाँ पे अच्छा एक चीज तो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव, बट जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, क्या डाल दिया इस बार, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को दिख रहा है यार इस कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, क्यों, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है और ये निकल जा रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये एक तरीके का SN2 रिएक्शंस है। आगे चल के जो 11th के बच्चे, शायद उनको अभी नहीं पता होगा, बट 12th वाले बच्चे समझ गए होंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक और ये निकला, तो इस न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा, CH3 से Cl निकल जाएगा। जो 11th के बच्चे हैं उस पर अभी इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, अभी हम देख लेंगे आगे। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। अब थोड़ा सा मैंने आपको टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में बता दिया कि यार टेम्परेरी इफेक्ट क्या होगा और परमानेंट क्या होगा, इसके बारे में बता दिया। अब अपन मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, इंडक्टोमेरिक। तो हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किसके पास, इंडक्टिव के पास। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट, और ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर आपको नहीं देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ये है CH2 और ये मैं लगा रहा हूं एक कोई ग्रुप लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, ग्रुप लगा रहा हूं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं इफ, क्या कह रहा हूं, इफ, अगर मैं कह रहा हूं ये जो हमारा ग्रुप है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अगर मैं कह रहा हूं इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, तो ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक हमको पता है कार्बन से ज्यादा है, तो इस पे क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, नॉर्मल, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब सवाल है कि अब सवाल क्या है बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा,
ये तो हो गया, हम बात कर लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तब तक आप भी चाहें तो पानी पी सकते हैं। सुनिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिकली यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। इसी चार्ज को आने की वजह से अब इस कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। सुनते रहिएगा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चक्कर में ग्रुप ने थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इस पे पार्शियल पॉजिटिव आने का ये मतलब होता है कि अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो ये अपने पड़ोसी से खींचेगा। बट ये है कि जितना डायरेक्टली ये जो ग्रुप अटैच इससे खींच ले रहा था, उतना ये कार्बन इससे नहीं खींच पाएगा, तो यहां पे भी थोड़ी सी क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इस पे डिफिशियंसी आएगी तो ये अपने पड़ोसी से खींचेगा, ये अपने और पड़ोसी से खींचेगा। तो इस तरीके से चलता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो चार्ज आया। इसको नहीं बोलते इंडक्टिव इफेक्ट। पता है 90% दुनिया यही समझती है कि इसी को बोल देते हैं कि ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर है, इसमें तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था तो ये खींच लिया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहले ये कार्बन तो सेम था, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कुछ वेरी कर नहीं रही थी, बट जैसे इस कार्बन ने इससे खींचा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। कैसे, पहले तो ये न्यूट्रल था, बट चार्ज आने की वजह से अब क्या हो गया, भैया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपनी तरफ खींचने लगा, और इसी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई होगी। तो बढ़ने की वजह से ध्यान से देखते रहिएगा कि यहाँ के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले ये सेंटर में थे, पहले ये कहाँ थे, पहले ये सेंटर में थे, बट सेंटर से ना हो क्या, थोड़ा सा किधर हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, या हम कह लें डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो डिस्प्लेस होने की वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट आया, इफेक्ट क्या आ रहा है कि मॉलिक्यूल कैसा बन जा रहा है, चार्ज बन जा रहा है, पोलर। फिर ये खींचेगा इससे, ये खींचेगा, तो ये जो ग्रुप की वजह से क्या हुआ, इस कार्बन पे चार्ज आया, चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इससे खींचता रहा। तो याद रखिएगा, बट 4 कार्बन के बाद देखा गया इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। मैं ध्यान से जो वर्ड बोल रहा हूं सुनिएगा, displacement of sigma electrons towards more electronegative atom is called as inductive effect। यहां पे क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पहले इन दोनों कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था, बट अब इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई, तो ये से खींचा, फिर ये से। तो अगर डेफिनेशन लिखना तो लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको खुद से लिखना है। मैं वापस से बोलता हूं, क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ बातें। इंडक्टिव इफेक्ट आया ही क्यों, तो ध्यान से देखिएगा, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सॉरी, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो आया ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ दो एटम के बीच में डिफरेंस था, जिसकी वजह से क्या आया, जिसकी वजह से क्या जनरेट हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, तो हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट हुआ क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, थोड़े से डिस्प्लेस हो रहे हैं। याद रखिएगा, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पॉइंट लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरी बात, अब क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल में चार्ज, जैसे ही मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि भैया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये खींचने की वजह से मॉलिक्यूल पे क्या आ गया, थोड़ा सा चार्ज, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन गया पोलर। अप टू 4 कार्बन, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में 4 कार्बन तक ही इफेक्ट होता है, तो अप टू 4 कार्बन दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल, ठीक है। 4 कार्बन तक ही इसका इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। 5वें पॉइंट की अगर बेटा मैं बात करूं तो ये हो गया, किसकी वजह से अराइज होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल कैसा बन गया, पोलर। अप टू 4 कार्बन इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। 4 कार्बन हो गया, और इसके बारे में अपन, हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे किसके बारे में हो गए, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या आपने समझा, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा यहां बताता हूं, एक और चीज ये बता रहा हूं कि जैसे ये ग्रुप है, अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, फिर ये डायरेक्टली इससे नहीं अटैच है तो ये यहां तक इसका इफेक्ट थोड़ा सा देख रहे हैं आप, चार्ज मैंने पार्शियल का मतलब होता है वैल्यू घट रही है, यहां घट गई, यहां घट गई, यहां घट गई, आगे चल के तो नेग्लिजिबल ही हो गया। तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कंक्लूजन कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज अ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये काम की बात बोल रहा हूं, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और अगली जो लास्ट बात बोल रहा हूं, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है या कम है, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, यहां पे यहां पे रेफरेंस एटम जो हम मान के चलेंगे वो रहेगा रेफरेंस एटम विल बी हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन होगा उसके रेफरेंस में हम सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, या एक तरीके से कह लो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 मान के चलेंगे, या उसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे कि भैया इसके रेफरेंस में इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। प्लीज अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो केस बनता है वो होता है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा, यही कहानी शुरू होने जा रही है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, 2 तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं बेटा, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। एक होता है क्या, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है, माइनस आई। प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे अगर मैं प्लस आई की बात करता हूं तो ये हमारी क्या है, कार्बन चेन है, इससे कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, इफ अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ग्रुप से ज्यादा हो गई, तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कहने का ये मतलब है कि ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी टुवर्ड्स कार्बन चेन। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं टुवर्ड्स कार्बन चेन। वापस से डेफिनेशन लिखिएगा, प्लस आई में लिखिएगा आर दोज ग्रुप which increases electron density towards carbon chain is called as या is known as plus I effect, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्रुप जो होगा बेटा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। माइनस आई क्या होता है अगर मैं बात करूं कार्बन 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 ग्रुप, अगर मैं कह देता हूं कि इफ इस बार ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ग्रुप खींचेगा बेटा, तो ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, इससे खींचेगा। तो यहां पे अब ऐसे इफेक्ट जब मॉलिक्यूल पे जो जनरेट होंगे, या इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रुप जो क्या कर रहे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे होंगे टू अवे फ्रॉम द, क्या कहूंगा, ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले रहे हैं, मतलब
अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो लिखिएगा आर दोज ग्रुप विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बन चेन इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो दो तरीके के हमने ग्रुप पढ़े, प्लस आई और माइनस आई। तो अब अगर मैं मतलब समझाना चाहूँ तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है टुवर्ड्स कार्बन चेन और माइनस आई क्या करता है बेटा, खींच लेता है। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इधर से माइनस आई ये खींच लेगा। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं और माइनस आई जो खींचते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। यहीं पे काम की बात बोलने जा रहा हूँ। अब प्लस आई का बेटा एक सीक्वेंस होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा और कौन कम बढ़ाएगा। अगर बात इसकी आती है तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कोई एनायन है और कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे सपोज ये O- है और ये OH है, ठीक है, ये एनायन है और ये न्यूट्रल है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ज़्यादा स्टेबल 100% ये होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, ये न्यूट्रल फेज में और ये क्या एनायन फेज में। तो अगर इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इसको स्टेबल होना है तो ये अपना चार्ज चाहेगा कोई मुझसे ले ले। चार्ज और चार्ज में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ना। तो चार्ज मॉलिक्यूल पे तो चाहता है कि न्यूट्रल होना, न्यूट्रल होने के लिए चाहते हैं नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को देनी पड़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, प्लस आई बोल दूंगा। क्या? अरे यही तो अपन ने बोला था, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और माइनस आई अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो इस वजह से ये प्लस हो गया। क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। बट नॉर्मली हम जानते, ये बात तो जानते हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, न्यूट्रल है ये, लेकिन उसका नॉर्मल फिनोमेना तो हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो क्या होते हैं, माइनस आई। एक शब्दों में क्लियर करूंगा, प्लस आई क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और माइनस आई जो खींचता है। सुनते रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, माइनस आई जो खींचता है। ठीक है, अब प्लस आई का मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा, अच्छा एनायन और न्यूट्रल में तो भैया एनायन का प्लस आई तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं, ये है CH2 माइनस, ये है NH2 माइनस, ये है OH माइनस और ये है बेटा C डबल बॉन्डो O माइनस। इन सब में सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका होगा? प्लस आई मतलब है इलेक्ट्रॉन को देना है किसी को। तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन, अच्छा एक बात इन दोनों में बता देता हूँ, आगे चल के हम थोड़ा सा आगे की एक बात बता रहा हूँ। ये क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस कर रहा है ना। रेजोनेंस अभी मैंने पढ़ाई नहीं बट फिर भी बताऊंगा, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बाकी इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना हमको, तो इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नाइट्रोजन पे और इस पे ऑक्सीजन पे। हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कैसा चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज स्टेबल, ये कम स्टेबल और ये सबसे लीस्ट स्टेबल। सबसे लीस्ट स्टेबल है तो चाहता है मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई लेने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को दे देगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं वो प्लस आई। तो भैया ये अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तेजी से देगा, तो इसका प्लस आई इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद सीक्वेंस में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आता है टर्शरी ग्रुप। टर्शरी ग्रुप आता है, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी। ये ऑर्डर कैसे लिख रहा हूं समझाता हूं मैं आपको। फिर आता है बेटा प्राइमरी और ये सुपर प्राइमरी, और लास्ट में आता है मेरा ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, अब इस बात को सुनिएगा कि यहाँ पे मैंने एल्काइल ग्रुप के बारे में सारी बातें कैसे बता दी, सीक्वेंस में आया कैसे। मैं चाहता हूँ आप सीक्वेंस रटो मत, क्योंकि देखो इनको याद करने के बहुत सारे लोग ट्रिक भी बताते हैं, ऐसा 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 कोई कहानी बता दी। मैं चाहता हूँ आप समझे बेटा, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। और मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि चीज़ों को आप समझें, रटे नहीं। ठीक है, चीज़ों को समझना है, आपको रटना नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये था कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। जनरली हम ये तो जानते कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बेटा ये इधर खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये इधर।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस एटम पे पार्शियल नेगेटिव। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव आ गया तो अभी हमने बोला था ना, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो चाहते हैं मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले ले, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को देना चाहेगा तब भी वो क्या होगा, न्यूट्रल। तो भैया यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को देगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल रिजल्ट बोले तो जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप्स। जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई, क्योंकि उन पे कार्बन पे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज अगर किसी पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे और देंगे तो प्लस आई इफेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा सीक्वेंस में और ये कार्बन CH3 CH3 CH3। अब ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, फिर इस पे आया होगा, फिर इस पे, और ये तीनों मिलके यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये दो ही लोग मिलके बढ़ा रहे हैं तो यहाँ उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा जितना यहाँ होगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को देगा और वो भी क्या देगा, ज़्यादा देगा। इस वजह से मैं कहता हूँ इसका प्लस आई ज़्यादा होगा इससे, जो कि हमने सीक्वेंस में ही लिखा। इसको बोलते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री इसको बोला जाता है प्राइमरी, इसको बोला जाता है सुपर प्राइमरी। फिर लास्ट में आता है, अगर किसकी बात करें, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। तो ये बात थी किसकी, प्लस आई की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 बातें बताऊंगा। जनरली होता क्या है कि टीचर्स क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा देते हैं, फिर रेजोनेंस पढ़ाते हैं, फिर क्या पढ़ाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, और एप्लीकेशन इन सब का क्या कराते हैं, एक साथ कराते हैं, जहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कब कौन सा इफेक्ट लग जाता है समझ में नहीं आता है ना। आगे चल के हम देखेंगे कि हर किसी भी मॉलिक्यूल में कभी रेजोनेंस भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, तब फिर समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल साथ ही साथ अपन कवर करते रहें। आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको इसको ऑर्डर को याद रखने की जरूरत पड़ेगी, मतलब रट्टा मारने की, आपने समझ लिया, क्योंकि ये सारे एनायंस थे। तो एनायंस तो भैया अनस्टेबल, तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ना किसी को देने जाएंगे। ये सारे तो न्यूट्रल थे, देंगे लेकिन उतना ज़्यादा तेजी से नहीं देंगे। अब न्यूट्रल में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सुपर 1 डिग्री ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ये हमारा किसका सीक्वेंस आया, प्लस आई का, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया प्लस आई। अब बारी है माइनस आई के सीक्वेंस की, कि माइनस आई कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे मेरा आपसे यही सवाल है, सबसे पहले आप ही बताएंगे। अच्छा ये सब नोट डाउन करते रहना, जो डेफिनेशन बोलता हूँ तो उसको वीडियो स्लो करके जैसा भी हो देख के आराम से लिखते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। आगे चल के नोट्स ही आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आपके नोट्स जितने साफ सुथरी ढंग से लिखोगे आगे चल के वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बारी आती है माइनस आई की। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं माइनस आई की बात करता हूँ, माइनस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव और किसी पे न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है या एक्सेस में, और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और न्यूट्रल तो कोई मतलब नहीं। तो अगर जिस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो वो तो ज़्यादा तेजी से खींचेगा। तो मैं एक बात पक्के दावे से कह सकता हूँ कि केटायन की जो पावर होगी खींचने की, वो न्यूट्रल से तो क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अरे एग्री करते हो नहीं है, यस और नो। अगर किसी पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज भैया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ही खींचेगा। तो इसमें एक सीक्वेंस बना है। अच्छा जैसे यहाँ पे तो बहुत इजी था, हमने समझ लिया सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केटायन और न्यूट्रल में जो सीक्वेंस आने वाला है उसमें मैं कहूँगा अभी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने टॉपिक नहीं पढ़ा रेजोनेंस, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है NF3+, फिर उसके बाद आता है बेटा NR3+, उसके बाद आता है SR2+, फिर आता है इधर NS3+, फिर आता है हमारा NO2, फिर आता है साइनाइड, नहीं NO2 आता है, फिर आता है हमारा SO3H, फिर आता है साइनाइड, फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है बेटा कीटोन, कीटोन के बाद इधर आता है हमारा एसिड, एसिड के बाद आता है अमाइड, अमाइड के बाद आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर इसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर इसके बाद आता है हमारा OH,
फिर आता है OR, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर आता है NH2। ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा, मुझे जैसे समझ में आ रहा है, जैसे क्यों मुझे सब चीज़ मैं तो ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, वैसे आप भी लिख लोगे, चिंता मत करो, ठीक है। NH2 हो गया, हाँ ये हो गया, NH2 हो गया बेटा। अब इसके बाद आता है NH2 हो गया, अब इसके बाद आता है PH, ठीक है, PH, फिर उसके बाद हमारा आता है एल्कीन। जल्दी से एक बार आप जल्दी से सीक्वेंस लिख लो, तो फिर उसके बाद मैं आपको इनका कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं वो मैं समझाता हूँ। एक बार जल्दी से आप सीक्वेंस लिखिएगा, सीक्वेंस जल्दी से एक बार लिखिएगा, फिर मैं बाकी चीज़ समझाता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट में हाइड्रोजन लिख लेना, ठीक है। तो एक बात तो है, इन केटाइंस में तो हम जानेंगे कि भैया केटाइन ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन इनमें भी आपस में अगर अभी की बात करूं तो NF3 भैया फ्लोरीन जो था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, तो ये जिससे भी जुड़ेगा, यहाँ पे डैश का मतलब ये किसी से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही खींचेगा। तो अभी के लिए मेरा आपको सजेशन है कि थोड़ा बहुत याद रखो, जैसे NR3 और NH3 का देख लो। NR3 और NH3 में आपको अभी आप इन दोनों को क्या कर लेना, सर्कल मार्क कर लेना, इसको और यहां पे ये OH और OR, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर लेना, सर्कल मार्क कर लेना, सर्कल मार्क कर लेना। उसके बाद ये कैसे आता है, इनमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप ये सीक्वेंस आपने लिख लेना, और उसके बाद क्या लॉजिक लगता है इसमें वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। यहाँ पे वही मैं सोच रहा था कि गड़बड़ अपन ने थोड़ा सा कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, ये OR आएगा, फिर ये OH है, बाकी ठीक है। ये OR हुआ, तो इनको मार्क कर लेना एक साथ और इन दोनों को मार्क कर लेना एक साथ। अगले लेक्चर में मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ कि इसमें, ठीक है। चलो अच्छा अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से देखिएगा, काम की बात बोलने जा रहा हूं। NR3 और NH3 प्लस में क्या हुआ कि ये था R, ये है R और ये है R। यहां से वैकेंसी इस पे पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। हुआ क्या कि अब ये तो हमने कहा था कि R जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे वो प्लस आई होंगे, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहे होंगे। अभी जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रही, तो सामने से जिससे भी यहाँ जुड़ेगा वो उससे उतना ज़्यादा तो नहीं खींचना चाहिए। जबकि हमने कहा था हाइड्रोजन तो इसका तो 0 होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा नहीं, तो इसका जो माइनस आई मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है या पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम सीक्वेंस में देख रहे हैं NR3 मैंने NH3 से पहले लिखा है। अब काम की बात बोल रहा हूँ, ये जो R ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, एल्काइल ग्रुप्स, जैसे ये CH3 है, ये CH3, ये CH3, तो CH3 कैसे होता है, टेट्राहेड्रल होता है क्या, कार्बन जो होगा 4 बॉन्ड बना, टेट्राहेड्रल। तो इन सब R ग्रुप्स में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। यहाँ पे क्या होने लगता है बेटा, रिपल्शन क्रिएट होने लगता है, रिपल्शन, ठीक है। तो रिपल्शन होने की वजह से ये R ग्रुप जो होते हैं वो थोड़ा सा, ये R ग्रुप है ये थोड़ा सा दूर भी चले जाते हैं, और इनका जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये R ग्रुप में रिपल्शन हो रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, खुलने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो एस कैरेक्टर भी क्या हो जा रहा होगा, बढ़ जा रहा होगा। और एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले ये जो N और R था तो इनमें क्या हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से इस ऑर्बिटल की ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और S कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, पहले से भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पहले से भी ज़्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये जो खींचने की पावर होती वो ज़्यादा हो जाती। देखने में हमको अपोजिट लगता है कि इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पर भी होती, OR इज ग्रेटर देन OH, सेम कहानी, ठीक है। एक ये कहानी देख लो, जैसे याद रखना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं ये है नाइट्रोजन और ये कार्बन, तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन, तो इसका माइनस आई ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है sp
और मैं यहाँ नाइट्रोजन ले रहा हूँ, वो भी sp3 वाला, नाइट्रोजन sp3 और कार्बन, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सॉरी इसका जो माइनस आई होता है बेटा, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है नाइट्रोजन के sp3 से, या हम कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है नाइट्रोजन के sp3 से, दैट्स सो इसका माइनस आई क्या होता है, देखो ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट जो समझाना था वो सब कुछ हो गया, अब कैसे क्या होगा थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखना। NO2 ज़्यादा होता है किससे, साइनाइड से ज़्यादा होते हैं। अच्छा इनमें मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ, देखो ये क्या है एल्डिहाइड है, ये क्या है कीटोन, ये क्या है एसिड। तो अभी एल्डिहाइड कीटोन में हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ पे भी, बट यहाँ पे क्या लगा है आर ग्रुप, और आर ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो इसको थोड़ा बहुत क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, बट हाइड्रोजन तो नहीं देता। तो भैया यहाँ पे एक्चुअल में पार्शियल पॉजिटिव उतना ज़्यादा होगा ही नहीं, बट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से यहाँ से जिससे भी कनेक्ट होगा उससे वो खींचेगा, जबकि यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा। इसके बाद में ये दोनों आते हैं, ये दोनों का रीजन है, ये क्या करता रहता है बेटा, रेजोनेंस करता रहता है, जो कि अभी हम सीखेंगे। इसीलिए मैंने कहा अभी आप ये सीक्वेंस लिख लो, आगे चल के मैं आपको इनका रीजन बताऊंगा कि यार एक्चुअल में ये सीक्वेंस आया कैसे। रटना नहीं प्लीज, मैं कह रहा हूँ रटना नहीं, इतना तो समझ रहे हो ना, केटाइन का तो ज्यादा ही होगा न्यूट्रल से, तो केटाइन का ध्यान रख लो, NF3 NR3 इनका मैंने लॉजिक बताया। बाकी और चीज कैसे समझना है वो आगे चल के जब हम रेजोनेंस थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर देखेंगे। जल्दी जल्दी इतना लिख लो, उसके बाद मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ एप्लीकेशन इसका, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं अपन एप्लीकेशन वाला पार्ट, वही जो कि इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि यार बहुत सारे लोग बस इंडक्टिव में इतना पढ़ा दिए, अब उसके बाद अगला तुरंत ही क्या पढ़ा देते हैं, रेजोनेंस पढ़ा देते हैं। अब बच्चा समझ ही नहीं आता यार कि इंडक्टिव फिर पढ़ तो लिया, लगाएंगे कहाँ और कैसे लगाएंगे। मेन तो वही है ना कि हम पढ़ तो लिए बट लगाएंगे कहाँ और यूज कैसे करना, मेन कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली वही होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने ए और बी है, ठीक है, हमने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करूंगा तो ये ए प्लस बनेगा, ये बी माइनस बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो अपन कार्बन ले लेने फॉर एग्जांपल, ये है CH3 CH3 और मैं इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना है। कंडीशन क्या होगी आगे चल के आप देखेंगे, कंडीशन क्या दी रहेगी। हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना है, वाटर की प्रेजेंस में मैं कर रहा हूँ, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे बना एक CH3 प्लस और दूसरा क्या बना CH3 माइनस। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को क्या पढ़ना है, इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या पढ़ना है अपने को, इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। इतना बोलना पड़ रहा है, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है कि गला सूख जा रहा है। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बे एनायन। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको कभी होता क्या है कि जब हमको कोई अलग चीज़ पता होती है ना तो हम बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कार्बोकेटाइन अलग होता है, कार्बोनियम आयन अलग होता है। यस आई नो द डिफरेंस, बट वो अभी आपके काम की चीज़ नहीं है तो हम उस पर जाएंगे ही नहीं। क्योंकि यार देखो अभी हमको क्या एग्जाम निकालना है ना, तो हम उस एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि इधर उधर की चीज़ों में। तो अगर आपको कभी कोई यार इधर उधर चीज़ पूछ ले, आपको कंफ्यूज करे, तो बिल्कुल डरना नहीं। आप ये कहो कि यार तुम मेरे को सवाल दे दो, हम सवाल कर लेंगे, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे नीट हो, आप सवाल कर लोगे, ये गारंटी है ना। कई बार होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन, यार अभी हमको वो पढ़ना ही नहीं, अभी हमारे चीज़ में वो है ही नहीं, वो हमको अभी काम का है ही नहीं, तो क्या मतलब ध्यान दें। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये इंटरमीडिएट हमने देख तो लिया। कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बोकेटाइन कैसा है, ये कार्बन है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक केस ऐसा आ रहा है जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं और एक केस ऐसा आ रहा है जब मैं इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं।
मैं कार्बोकेटायन हूँ, इस साइड से ये आपका जो लेफ्ट पोर्शन है, इस इधर से मुझसे कोई खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और इस साइड से मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं इस तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड हूँगा कि इस तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड हूँ? 100% मैं तो पूरा इधर की तरफ, क्योंकि मुझे इधर से क्या मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही, और इधर तो मुझसे कोई खींच रहा है, तो मैं इधर नहीं जाना पसंद करूँगा, मैं इधर ज़्यादा रहूँगा। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि कार्बोकेटायन को कौन से लोग पसंद हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनको देंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देता है? प्लस आई देता है क्या? अरे बोलो यस और नो। इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देता है? प्लस आई देता है, और माइनस आई तो खींचता है। तो मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सी प्लस लिख दे रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अरे यस नो, प्लस आई क्या करते बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। और कार्बोकेटायन को क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई लिख दूं क्या? कैसे लिखा मैंने? क्योंकि भैया माइनस आई तो क्या करते? इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब मैं कार्बोकेटायन हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, अब इधर से मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे ले रहा, तो मैं अच्छा फील नहीं करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे, ये गलत बात है। तो उस फेज में मैं डी स्टेबल होऊंगा। तो मैं अगर स्टेबल होना है तो प्लस आई से जोड़ूंगा और डी स्टेबल में माइनस आई। ठीक है, अब यही चीज उल्टी होगी, ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ध्यान से देखते रहिएगा। अब अगर किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज है, किसी एटम पे चार्ज है, और हम सब जानते हैं न्यूट्रल एटम हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज, तो किसी पे अगर एक्सेस पे चार्ज है तो चाहेगा अपना चार्ज लूज करना। चार्ज कैसे लूज करेगा? अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपना नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, ज्यादा है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा समझ रहे हो, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले। अब देखो दो चीजें, मैं वापस से क्लियर कर रहा हूं। अब कार्बोकेटायन है तो उसको कैसे लोग पसंद है? जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। अब कार्बन है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसको कैसे लोग पसंद होंगे? जो उससे खींच ले। और खींचता कौन है बेटा? खींचता कौन है? माइनस आई खींचता है क्या? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मतलब इस बार मैं कार्बन हूं, मेरे पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, मैं कैसा चाहता हूं? न्यूट्रल होना। कैसा चाहता हूं? न्यूट्रल। इस तरफ से मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई दे रहा है और मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कोई देगा तो मेरे पे रिपल्शन फील होगा, और इधर से मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई खींच ले रहा है। पहले केस तब था जब मेरे पर मैं कार्बोकेटायन था। कार्बोकेटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उधर से मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही थी और इधर से मुझे खींचा जा रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैं इधर ज्यादा डाइवर्टेड था जब मैं कार्बोकेटायन था। कार्बोकेटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो मैं उधर झुक रहा था जहां मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही थी। अब दूसरा केस आता है, अब मैं कार्बन आयन हूं जहां पे मेरे पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जहां पे मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खुद ज्यादा है, मैं चाहता हूं मुझसे कोई ले ले। अब इधर से मुझे फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दिए जा रहा है जबकि इधर वाला खींच रहा है, तो अब मैं इसकी तरफ ज्यादा झुकूंगा या ज्यादा इधर डाइवर्ट होऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से मुझसे कोई खींचेगा तो मैं न्यूट्रल की तरफ ज्यादा होऊंगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पे ऑलरेडी और कोई दे रहा है तो भैया मैं और डिस्टेबल फील करूंगा। तो यही पूरा मेन फंडा है। अब चाहे तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आना तो ये चीज़ आप ध्यान भी रख सकते हो बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मुझे तो लगता है आपको ध्यान ही मुझे तो आपको लगता है कि आपको समझना चाहिए कि कार्बोकेटायन होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो देगा वो स्टेबलाइज, जो खींचेगा वो उससे डिस्टेबलाइज। कार्बन आयन है मतलब खुद ऑलरेडी एक्सेस चार्ज है तो उससे जो खींच लेगा वो क्या करेगा? स्टेबलाइज। जो उसको और देगा वो डिस्टेबलाइज। अब सवाल पे आते हैं, इनका या एप्लीकेशन कह लो। देखो अल्टीमेटली आगे चल के हम जब सारे इफेक्ट्स पढ़ लेंगे फिर एक साथ देखेंगे मॉलिक्यूल में क्या लग रहा है, कैसे स्टेबिलिटी आ रही, वो सब। बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। पहला ध्यान से देखिएगा, ये है CH3 CH2+, ठीक है। ये है CH3 नेगेटिव कर देता हूं, सॉरी, CH3 CH2 नेगेटिव। ये हमारा A है और B क्या है? CH3 CH नेगेटिव CH3। C क्या है मेरा? CH3 C, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव CH3 CH3।
अब ध्यान से देखिए आप, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ऑलरेडी क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये क्या चाहता था, इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब देखा तो पहले वाले में ये क्या कर रहा है, CH3, मैंने आपको बोला था एल्काइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डिस्टेबल कर रहा है। इधर से 1-2 लोग मिलके दे रहे हैं और इधर से 3 लोग मिलके दे रहे हैं, और वो कह रहा है भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये तीनों दे रहे हैं, और इधर 2 लोग इधर 1 लोग, तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दे रहा है, तो ठीक है यार, फिर भी ज़्यादा अच्छा फील करेगा एज कम्पेयर टू अदर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, A होगा, B होगा, क्या होगा फिर C होगा। ठीक है, आया क्या समझ। लेकिन अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर ये चीज़ होता CH3 CH2 प्लस, ये A था मेरा, B क्या आएगा CH3 CH प्लस CH3, और C हमारा आएगा CH3 C प्लस CH3। ध्यान से देखिएगा, अब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इन सब पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और CH3 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देता है, तो यस इसको मजा आ रहा था इसमें, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रही थी। और इधर से आओ और ज़्यादा मजा, दोनों इधर से भी कार्बोकेटाइन, इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर वाला भी दे, भैया मैं और मजा आ रहा है, ओ इधर तो और ही ज़्यादा, लो इधर तो पूछो ही मत, इसकी तो ऐसे बड़ी आराम से है। कैसे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही, इधर से भी मिल रही, इधर से भी मिल रही, भैया तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही, इसको तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो ABC में अगर मैं ध्यान से देखूं तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा होगा, देन A कर रहा होगा, देन B कर रहा होगा। अरे आया क्या समझ, ये क्या आया है, स्टेबिलिटी, और ऊपर वाला भी ये क्या था बेटा, स्टेबिलिटी। आया क्या समझ, अरे आया कि नहीं, यस और नो बोलते रहना है आपको। ठीक है ये, लेकिन इसी पे एक सवाल और आता है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, ये है CH3 CH2 प्लस, और दूसरा है CH3 CH2 प्लस, प्लीज मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे CH3 CH2 मतलब एक CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जबकि यहाँ पे ये दोनों मिलके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे। तो यहाँ 2 लोग मिलके दे रहे हैं और उसको चाहिए, कार्बोकेटाइन है ना भैया, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मेरे को, अरे हाँ या ना। अगर वही मैं कार्बन है, नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मैं कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो यहाँ 2 लोग मिलके दे रहे हैं और यहाँ 1 लोग मिलके दे रहे हैं, ये A और ये B। तो आंसर क्या आना चाहिए था, B इज ग्रेटर देन A। अगर ये आप बता रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि अभी आपने सिर्फ क्या पढ़ रखा है, अभी आप सिर्फ क्या पढ़ रखे हो, इंडक्टिव इफेक्ट। आगे की कहानी जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उसकी वजह से मैंने बोला ना, एक मॉलिक्यूल में परमानेंट है, अगर ये मॉलिक्यूल तो सारे परमानेंट है, इनमें इंडक्टिव भी लगेगा, रेजोनेंस भी लग रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, कब कहाँ क्या डोमिनेटिंग होगा वो बात की बात है। तो B इज ग्रेटर देन A आ रहा है हमारा स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी हमने क्या सिर्फ पढ़ रखा है, इंडक्टिव। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर लिख लेना, A इज ग्रेटर देन B आएगा। ये कैसे आएगा, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि हमने अभी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, वो आगे की कहानी। ये लिख लेना, ये सही है, बट यहाँ पे लिख लेना बट एक्चुअल दिस इज रियल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे होगा वो हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये कहानी। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, मैं आपको 10 सवाल दे के जा रहा हूं, और 5 तो मैं खुद बता दूंगा और 5 आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने इसको लिख लिया हो। और अब मैं जो सवाल देने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, दिमाग लगा के करेंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आया, तो वो चीज़, वो फैक्टर भी देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी अगर कार्बोकेटाइन है तो प्लस साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वही कार्बेनाइन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल। अब पहला सवाल से अच्छा पहले भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस आई के बारे में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस आई के बारे में। ध्यान से देखते रहिएगा। अगर जब प्लस आई की बात होगी, पहला सवाल में ही एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको अपन बोलते हैं, हेडिंग ही डाल लेना, DBN रूल। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप कभी भी DBN रूल कोई आपको बताने वाला नहीं है, DBN रूल। ठीक है, जैसे सवाल ये है, ये है A CH2 CH3,
बी सवाल क्या है, कार्बन से CH3 और ये CH3, सी क्या है बेटा, कार्बन, ध्यान से देखिएगा। हाँ चलो इन्हीं 3 में देखते हैं। अब देखो इसमें भी ओवरऑल 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन और इसमें भी 4 कार्बन। अब जब चारों कार्बन आ गए तो प्लस आई किसका ज़्यादा किसका कम, तो इसके लिए क्या बताया गया, डीबीएन रूल। डी का मतलब होता है डिस्टेंस, बी का मतलब है ब्रांचिंग और एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान से देखिएगा, यहां से डायरेक्टली कोई कनेक्टेड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको दे रहा होगा, तो डिस्टेंस में ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। डिस्टेंस के बाद आपको देखना है ब्रांच, क्या इस कार्बन पे कोई ब्रांच है ना, इस कार्बन पे कितने ब्रांच, 1 और 2 ब्रांच, इस कार्बन पे कितने, 1, तो डिस्टेंस पे तो सब सेम हो गए। उसके बाद अपने को क्या देखना, ब्रांच, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उसका उतना ही ज्यादा प्लस आई होगा। तो ब्रांच में किसमें ब्रांच ज्यादा, बी वाले में, तो बी का प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें कार्बन पे क्या कुछ है, कोई ब्रांच नहीं, इस पे एक ब्रांच तो है, तो बी के बाद आ जाएगा सी, सी के बाद आ जाएगा ए। ये किसका सीक्वेंस है, प्लस आई का सीक्वेंस है। ठीक है, पहला सवाल ये था। इसी में मैं दूसरा सवाल देता हूं आपको। ये है ए दे रहा हूं, इस बार ध्यान से देखिएगा, ये है CH2 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 CH CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी में मैं आपको बी दे रहा हूं, कार्बन CH3 और ये CH3, सिर्फ 4 कार्बन। और इसी में मैं आपको सी दे रहा हूं, CH2 CH3 कितने कार्बन, 4 कार्बन। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 4 इसमें 4। अब किसका प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए, तो जैसा अपन ने बोला भाई, डिस्टेंस में तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड, डिस्टेंस सब सेम। डिस्टेंस के बाद ब्रांचिंग, क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं, ओ यहाँ पे 2 ब्रांचिंग, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं, तो ये दोनों भी सेम हो गए। इसके बाद आगे कार्बन पे चला, कोई ब्रांचिंग मिली नहीं, जबकि यहाँ ब्रांचिंग मिल गई, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा प्लस आई, बेटा इसमें क्या आएगा आंसर, बी का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सी का आएगा, उसके बाद क्या आएगा ए का। तो ये किसका ऑर्डर है, प्लस आई का ऑर्डर है। ठीक है, प्लस आई ऐसे देखते हैं डीबीएन रूल से। अब याद रखिएगा, ये डीबीएन रूल सिर्फ प्लस आई में लगाइएगा, माइनस आई में नहीं लगा दीजिएगा। अब माइनस आई के लिए एक अलग रूल है जिसको बोलते हैं अपन डीएनपी रूल। ये सब पढ़ाते हैं, ये जितने भी टीचर हैं ये सब पढ़ाते हैं, बट वो डीबीएन कोई मतलब रेयरली कोई टीचर होगा जो पढ़ाता है। अब अपन बात करते हैं डीएनपी की। डी का मतलब है डिस्टेंस, एन का मतलब है नंबर ऑफ ग्रुप, और पी का मतलब है बेटा पावर। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहता हूं ये है, हाँ ये है CH3 CH2 CH और ये है CH2 प्लस, और यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, ए केस है। CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, और यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन रखा। यह कार्बन है जहाँ पे मैं 2 NH2 लगा दे रहा हूँ और CH2 प्लस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले सब पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पे ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी और फ्लोरीन क्या माइनस आई, OH भी माइनस आई, NH2 भी सारे माइनस आई। अगर हम सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग माइनस आई किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, फिर उसके बाद आना चाहिए OH का, फिर आना चाहिए NH2 का। तो ये सीक्वेंस था, ध्यान से देखना। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब फ्लोरीन क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी थी और मुझसे इधर से कोई खींच ले रहा है, तो मैं डिस्टेबल फील करूंगा इसके साथ। यहाँ पे भी यार इलेक्ट्रॉन खींच रहा और यहाँ पे भी खींच रहा, मतलब तीनों जगह खींच रहे हैं, तो भैया यार तीनों
तीनों डी स्टेबल। अब कौन ज़्यादा डी स्टेबल, तो हमको लगता था, हमने सीक्वेंस में पढ़ा फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, तो माइनस आई ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा डी स्टेबल होना चाहिए। लेकिन हमने सीखा डीएनपी रूल को हमको फॉलो करना। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कार्बन के बाद डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, सेकेंड। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन लिख लेना, CH3 CH NO2 CH2 प्लस। हाँ, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पावर में तो हमने सबसे देखा, इन चारों में अगर देखा जाए तो NO2 की पावर सबसे ज़्यादा हमने देखी थी। तो हमारे हिसाब से क्या होना थी, NO2 ज़्यादा खींचना चाहिए था। और ज़्यादा खींचना चाहिए था तो यार कार्बोकेटाइन है ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी है, और तुम मुझसे और खींच ले रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो यार मैं डी स्टेबल। तो हमारे हिसाब से NO2 ज़्यादा खींचना चाहिए, तो स्टेबल की डी स्टेबल, तो डी क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए। फिर इन तीनों में हम जानते हैं फ्लोरीन की पावर ज़्यादा होती है, खींचने की ज़्यादा होती, तो ये डी स्टेबल होना चाहिए था, ए आना चाहिए था। फिर बी और सी में OH और NH2 में OH ज़्यादा होता है ना NH2 से, तो ये आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा स्टेबल आना चाहिए CBAD। अगर आपका ये आंसर है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये एक्चुअल में आंसर नहीं। तो जब -I की बारी आती है तो आपको क्या देखना होगा, जब माइनस आई इफेक्ट आपको जब देखना होगा, तो आपको एक रूल ध्यान रखना है जिसको बोलते हैं DNP रूल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ डिस्टेंस पे ये 1 2 पे लगा है, 2 पे लगा है, इसमें डिस्टेंस पे ये भी सेकंड पे, यहाँ पे डिस्टेंस में ये भी, जबकि यहाँ पे 1 2 3 पे लगा, मतलब डिस्टेंस पे दूर है। और डिस्टेंस पे दूर है तो भैया इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा इन सब के कंपैरिजन में। और हमने तो सोचा भैया इसका इफेक्ट तो सीक्वेंस में ज़्यादा है। भैया पहले आपको पावर, ये जो पावर, ये हम कह लो सीक्वेंस पावर, हमने देखा था ना, NO2 के पावर ज़्यादा, फिर उसके बाद फ्लोरीन आया था, देन OH आया था, देन NH2, जो हमने सीक्वेंस लिखा था। अगर आपको नहीं अभी याद है तो आप देख सकते हो अभी के लिए। तो हमने तो सीखा तो भैया NO2 ज़्यादा खींचता है, तो यहाँ पे खींचना चाहिए और ज़्यादा डी स्टेबल। लेकिन नहीं, हमको क्या देखना है यहाँ पे, DNP रूल। तो डिस्टेंस में दूर है तो हमने सीखा था ना, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो ये दूर है तो भैया ये कम खींच पाएगा, जबकि पास है तो ज़्यादा खींचेगा। तो डी वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा फील करेगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे दूर लगा है तो कम खींच पाएगा। अब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस में ये तो भैया दूर है तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। अब डिस्टेंस में हम देख रहे हैं ये भी सेकंड पे, ये भी सेकंड पे, ये भी सेकंड पे, तो फिर तो सर तो आंसर ये आना चाहिए था, वही CBA जो हम कर रहे थे। लेकिन अभी भी लोचा है। डिस्टेंस के बाद यहाँ पे कितने कितने -I वाले ग्रुप है, 1 लोग हैं। यहाँ कितने, 1 लोग, यहाँ 2 लोग। नंबर में जीत गया, अगर नंबर में जीत गया तो उसका खींचने की पावर ज़्यादा। अब खींच रहा है बेटा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी, और 2 लोग मिलकर खींचेंगे तो ज़्यादा डी स्टेबल कर देंगे, तो C तो सबसे लास्ट में चला गया। अब इन दोनों में डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम। अब पावर में हम देख लेंगे, पावर में फ्लोरीन और OH में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन ज़्यादा तेजी से खींचेगा तो ज़्यादा डी स्टेबल कर देगा। तो D के बाद आ जाएगा हमारा B, फिर आ जाएगा A, फिर आएगा C। तो DBAC इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, DBAC हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ जिसको आपको बताना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये लिख लेना। चल अगला एग्जाम्पल देखना बेटा ध्यान से। पहला एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 माइनस A, यहां पे मैं लगा दे रहा हूं CH2 NO2 CH2 माइनस B, और यहां पे मैं दे रहा हूं CH2 से फ्लोरीन कनेक्टेड है, CH2 से क्या कनेक्ट कर देते हैं, OH कनेक्ट कर देते हैं, CH2 माइनस D। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप पहचानो क्या है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन को कैसे ग्रुप पसंद है, ऑलरेडी मेरे पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है यार। अगर मुझे कोई और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से मुझे और इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, तो यार इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेरे पे ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ मुझसे कोई ले ले ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। अब कोई दे रहा है तो मैं डी स्टेबल फील करूँगा, और मुझसे कोई खूब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो भैया मैं स्टेबल फील करूँगा। तो ये कैसा वाला केस है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब ये CH3 क्या कर रहा है, इसका बेटा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बढ़ा रहा है, तो +I। फ्लोरीन क्या कर रहा है, -I, हम जानते हैं। NO2 -I, OH ये भी -I करता है।
इतना तो मैं कहूँगा भैया ये इलेक्ट्रॉन दे बढ़ा रहा है तो सिस्टम को डीस्टेबल कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए नहीं। तो ए तो क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में। अब सी, बी और डी में कौन ज़्यादा खींच रहा है, तो डिस्टेंस हम चेक करें, ओ सेकंड पे यहाँ पे भी, सेकंड पे यहाँ पे भी, सेकंड। अब नंबर चेक करें, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी। पावर देख लेंगे, पावर में ये जीत जाएगा तो इस सबसे ज़्यादा खींचेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा तो बी। फिर इन दोनों में पावर में किसकी ज़्यादा होती, इसकी ज़्यादा होती, तो बी, सी, डी, ए। ये क्या है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया क्या? अरे यस और नो। अगर इसी में सवाल रिवर्स कर दूं, सवाल क्या कर दूं रिवर्स, CH3 CH2 प्लस कर देता हूं, ये ए है बेटा। याद रखिएगा ऐसा कभी मत सोचना कि इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ना। अगर आपने ऐसा किया तो आप गलत हो सकते हो, ठीक है। ये था ए, ये था बी कर देता हूं, ये हमारा सी है CH2, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ NO2 बेटा, ये है CH2 प्लस और D पे हम लगा दे रहे हैं OH एज इट इज जो था हमारा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है CH3 CH2 प्लस, तो भैया ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोरीन और यार खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है खींच रहा है। NO2 और ज़्यादा खींच रहा है, ये तो और ज़्यादा ही खींच रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस बार क्या है कार्बोकेटन, मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए बाबा, क्या चाहिए मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर से मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही तो मैं इधर ज़्यादा, और इधर कोई है जो मुझसे खींच रहा है तो मैं इधर नहीं जाना पसंद करूँगा, इधर जाऊँगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है, ए वाला दे रहा है क्या, तो ए सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया। अब बी सी डी में ये तीनों खींच रहे हैं यार मिलके, तीनों क्या कर रहे हैं खींच रहे, तो मैं नहीं पसंद है मुझे इलेक्ट्रॉन खींच रहे जबकि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन ज़्यादा खींच रहा है, NO2 फ्लोरीन OH में कौन ज़्यादा खींच रहा है, ये ज़्यादा खींच रहा है, तो मैं इसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो लास्ट में आ जाएगा बी, और सी और डी में कौन ज़्यादा खींच रहा है फ्लोरीन, तो इसकी तरफ भी नहीं जाऊँगा, तो आएगा आंसर ADCB। देखो यहाँ BCDA आया तो यहाँ ADCB, ठीक है उल्टा आ गया, लेकिन अपन ठीक है ऐसे अपने को नहीं करना है, अपन लॉजिक लगा के करेंगे, ठीक है। वापस से समझा रहा हूँ, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से मुझे मिल रहा है तो मैं इधर ज़्यादा जाऊँगा, अगर यही चीज़ मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहा है तो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे स्टेबल फील करूंगा, जब मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे देगा, मुझे क्या करेगा देगा। और मैं डीस्टेबल कब फील करूंगा, जब मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगेगा। और यही चीज़ रिवर्स हो जाएगी जब मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। जब मैं कार्बन आयन होऊंगा तो मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे रहा है तो नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा ना। मेरे पास नहीं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो और दे रहे हो तो मुझे डीस्टेबल, जबकि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मैं उसके तरफ ज़्यादा खुश हूँगा। तो ये मतलब होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको 5-6 सवाल देता हूँ जो आपको अगले क्लास में करके आने, जिसका सोल्यूशन मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ध्यान से करिएगा। प्लस आई में माइनस आई में हमेशा डीएनपी रूल को ध्यान रखिएगा। माइनस आई में हमेशा डीएनपी रूल को ध्यान रखिएगा। अगर आपने डीएनपी रूल नहीं लगाया तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। पहला ए ये है, ये सवाल अच्छा जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है, ये दे रहा हूं, ठीक है। जेईई मेंस का सवाल है ये। आप चाहें तो मेरे साथ लिख सकते हैं। ABC में आपको वही क्या बताना है, इसमें स्टेबिलिटी बतानी। जितने भी क्वेश्चन है लिख लेना हेडिंग में, फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। सेकंड क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। CH2 प्लस है, ये A है बेटा, यहाँ पे मैंने लगाया फ्लोरीन, B है, CH2 प्लस है, CH3 है, CH2 प्लस है, यहाँ पे मैं C2H5 लगा रहा हूँ, एथाइल ग्रुप, D है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ CH2 प्लस NO2 लगा दे।
तो ये हमारा वो क्वेश्चन सेकंड। थर्ड आप सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, बस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय नेगेटिव चार्ज। सेम क्वेश्चन है, जस्ट पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज से आपको करना, ये मेरे जैसे मत लिख लेना, पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज से चारों डायग्राम बनाओ और करो। 1 2 3 सवाल हो गए। चौथा, ये हमारा ए है बेटा, बी इधर लिखता हूं, CH2 माइनस NO2, और इधर है CH2 माइनस, इधर लिख रहा हूं मैं OH, और इधर लिख रहा हूं मैं OCH3, CH2 माइनस OCH3। चौथा और लास्ट सवाल ये दे रहा हूँ, आसान सा, CH3 CH2 CNO2 A। ये सवाल जेईई मेंस का, ये सवाल भी आया हुआ है, ये O नेगेटिव। और लास्ट है बेटा CH3 CH2, यहाँ पे कार्बन 2 क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, इन सब में पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सारे मॉलिक्यूल एटम चाहते हैं मेरे ऊपर क्या हो, न्यूट्रल हो, तो ये भी चाहते हैं मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो ये भी एज ए कार्बन आयन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो ये पांचों आपके होमवर्क होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ इनको पहले खुद से करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसका सोल्यूशन विद डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। इसी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे और एप्लीकेशन जरूर देखेंगे कैसे आपको करना है, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।